नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोग पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं और क्रमिक रूप से कर रहे हैं। जैसे कि हमारा पहला लेक्चर भी हो गया, दूसरा हो गया। इसके पहले हमने पर्यावरण और क्या कहते हैं पारिस्थितिकी के बारे में बताया, फिर पारितंत्र बताया और पारिस्थितिकी के प्रकार बताया। अन्य चीज़ों को आपको अच्छे से समझा दिया हूँ। आगे जो हमारा क्लास है पारितंत्र के प्रकार हैं कि पारितंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसमें हम क्या पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत सारी चीज़ों को मैं बहुत डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो जरूरी नहीं है। मतलब कथन कारण से जहाँ प्रश्न बन सकता है उन चीज़ों को मैं आपको बता दे रहा हूँ। जहाँ पे कथन कारण से प्रश्न नहीं बन रहा है उनको मैं छोड़ता चल रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें पीछे से जाकर लिंक हो जाएगी। जैसे पिछले क्लास में मैंने पिरामिड नहीं बताया था, क्योंकि पिरामिड का चैप्टर जो है इसके आगे विस्तृत रूप में जैवमंडल में बायोम में आएगा या इस चैप्टर में आएगा। कुछ चीज़ें और पीछे छूट, जैसे पहले क्लास में मैंने कार्बनिक को बताया था, अब वो बार बार रिपीट हो रहा है। जो 4 से 5 क्लासेस मेरी होंगी वहां पे आपको काफ़ी अच्छे से अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे क्या कहते हैं समझ लेंगे वो चीज़ें आगे थोड़ा सा आगे की पूरी क्लासों पे आपको इम्पैक्ट करेंगी, प्रभाव डालेंगी। उसकी इसकी वजह से आप उसका अध्ययन करने में आपको आसानी होगी। और क्या कहते हैं जो टर्मोलॉजीज आएंगी या टफ रहेंगी और या जो अलग होंगी, परीक्षा में आई होंगी, किताबों में नहीं मिलेंगी, वो भी हम आपको यहाँ मेंशन करते चलेंगे। और जो प्रश्न या जो जीव जंतुओं के बारे में पूछा होगा, करंट इश्यूज में जो जीव जंतु आते हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करते चलेंगे। कोशिश करेंगे कि एक प्रॉपर क्लास के साथ साथ जो है हम उसके सामने जो है वो लेके आएँ। मतलब जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो भी लेके आएँ, वो भी आपको बताएं। इससे क्या होगा कि आपको जो है क्या कहते हैं सुविधा होगी, ज़्यादा ना पढ़ने में आसानी होगी। आप वहीं पढ़ोगे जो चीज़ें आई हैं एग्जाम में या जो आने की संभावना होगी। उसके अलावा जो करंट इशूज आप अपने आप से नया ईजाद करोगे वो उसको आप ऐड कर लोगे। ठीक है, तो साथियों आइए देखते हैं पारितंत्र क्या है। पारितंत्र, यहाँ पारितंत्र होगा इकोसिस्टम। पारितंत्र क्या है? पारितंत्र भी एक बृहद संरचना है। क्या है? बृहद संरचनात्मक, कार्यात्मक और जीवन निर्वाह को संभव बनाने वाली पर्यावरणीय प्रणाली है। पारितंत्र एक बृहद संरचनात्मक, कार्यात्मक और जीवन निर्वाह को संभव बनाने वाली, मतलब जीवन जीने के लिए संभव बनाने वाली एक, जहां तंत्र लगता है, मतलब तंत्र का मतलब सिस्टम, सिस्टम का मतलब एक पूरा क्या कहते हैं चक्र हो जाता है। ठीक है, संभव बनाने वाली पर्यावरणीय प्रणाली है। यह सदैव क्रियाशील रहती है, मतलब अनवरत चलती रहती है। जैसे कि एक सिस्टम, एक तंत्र होता है, मनुष्यों से जीवों में, जीवों से मनुष्यों में, या सांस लेना सांस छोड़ना, इस तरह का समझ लीजिए। ये क्रियाशील रहता है जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का प्रवाह तथा जैविक एवं पर्यावरणीय नियमन सम्मिलित होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक वो फिगर बनाया था कि क्या कहते हैं एक दूसरे की जरूरत पड़, जीव जंतुओं की पड़ती है, जीव की पड़ती है मनुष्य से ना, और क्या कहते हैं जंतुओं को भी मनुष्य से पड़ती है, एक दूसरे से परस्पर पूरक है। इस तरह की चीजों को प्रवाह तथा जैविक एवं पर्यावरणीय नियमन सम्मिलित होता है, जो सामूहिक रूप से पारितंत्र को संचालित करना। और ये चक्र ही जो है, ये तंत्र ही क्या कहते हैं पारितंत्र को पूरी तरह संचालित करता है। और क्या है पारितंत्र की उत्पादकता? उत्पादकता में क्या आता है मित्रों? किसी पारितंत्र में हरे पादपों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई समय में, देखिए ये परिभाषा ध्यान से समझने की चीजें हैं। किसी पारितंत्र में हरे पादपों द्वारा, ठीक है समझिए चीजों को, किसी पारितंत्र में हरे पादपों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में, मतलब एक इसका एरिया होगा, उस एरिया में जो पौधा है प्रति इकाई समय में, और जितने समय में वो क्या करता है सकल संचित जैविक पदार्थों या ऊर्जा की सकल मात्रा को उस पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। मतलब जो चीजें मतलब इस समय काल में निर्मित हो रही हैं, जैसे कि हरे पादपों द्वारा एक समय अंतराल के अंतर्गत, एक एरिया के अंतर्गत ना, एक एरिया के अंतर्गत एक समय में सकल जो संचित जैविक पदार्थों या ऊर्जा की सकल मात्रा को उसका पारितंत्र की उत्पादकता कहते हैं। कि मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, किसी चीज की उत्पादकता कितनी हुई, कैसे निकालेंगे? जब उसमें समय लग जाएगा, उसमें एरिया ड्यूरेशन लग जाएगा। जैसे पूछेंगे कि आप जो है क्या कहते हैं आज दिन भर में कितना उत्पादन किए, तो आप अपने समय को निकालोगे कि आज मैंने 1 घंटे में ये काम किया, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में आराम किया, चौथे घंटे में काम किया, 5वें घंटे में आराम किया, तब आप कह पाओगे कि आज मैंने 4 घंटे काम किया। मतलब कि क्या कहते हैं बीच में आपने आराम किया, तो क्या हुआ उस समय का चाहिए और वो ड्यूरेशन चाहिए दिन भर का। जैसे एरिया हो गया, समय हो गया, इतने समय में आपने कितना काम किया, कितनी ऊर्जा को संचित किया, कितना उत्पादक, वही आपकी उत्पादकता हो जाएगी। ठीक है, ये उत्पादकता कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है, एक प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक में क्या होता है साथियों
प्राथमिक में ये होता है कि इसका नाम है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि स्वपोषी जीव एवं पादप आते हैं। आपको मैंने पहले बता दिया था, द्वितीयक जो है प्रथम पे निर्भर थे, तो प्रथम में क्या था, प्रथम में स्वपोषी जीव एवं पादप आते थे। इसमें क्या है, जिस दर से सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है, वह प्राथमिक उत्पादक कहलाती है। मतलब ये हरे पेड़ पौधे जीव जंतु जिस दर से सूर्य से क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, कार्बनिक क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण से कार्बनिक पदार्थों का विनिर्माण करते हैं, वो आपकी प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है, ठीक है। यह हरे पेड़ पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, ठीक है। उत्पादकता को ग्राम प्रति मीटर वर्ष अथवा, ठीक है, कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर वर्ष में मापा जाता है। ये कोई प्रश्न नहीं है जो आए, ठीक है। प्राथमिक उत्पादकता को दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला क्या है, सकल प्राथमिक, दूसरा शुद्ध। ये भी प्रश्न जो है आएगा नहीं, जानने के लिए हमने लिख दिया था। और क्या है, प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा की सकल मात्रा को या कार्बनिक पदार्थ के कुल उत्पादन की दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। वहीं उसी की परिभाषा है, कोई मतलब नहीं, यहाँ फिगर लिया हुआ है। जो वास्तविक जो होता है वो उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता को लेते हैं, उसमें श्वसन में जो खर्च की गई ऊर्जा होती है उसको हम घटा देते हैं, हमने कितना एफर्ट लगाया उसको हम निकाल देते हैं, तो वास्तविक जो है हमारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता निकल जाती है, ठीक है। वैसे ये परीक्षा में नहीं आता है, लेकिन जानने के लिए हमने रख दिया। अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे। देखिए, विश्व की औसत वास्तविक या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कैसे निकालेंगे। अगर आप एक व्यक्ति की निकाल लोगे, एक मनुष्य की निकाल लोगे, एक जीव की निकाल लोगे, तो पूरे संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के हिसाब से निकल जाएगी। जैसे हमने बताया कि जीव, उसमें क्या कहते हैं, अध्ययन सिर्फ मनुष्य का और जीव का नहीं करते हैं, बल्कि पूरे समुदाय का करते हैं, पूरी जनसंख्या का करते हैं। वहीं ये वर्ड दे रहा है कि विश्व की अगर वास्तविक निकालना हो तो कैसे निकालना पड़ेगा, मतलब विश्व के सारे कंपोनेंट को लेना पड़ेगा, तब तो जाके निकलेगा ना। जैसे कि जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा दलदली क्षेत्र व एस्चुरी में यह सर्वाधिक 2000, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, विश्व की औसत वास्तविक या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, ठीक है। ये यहां से प्रश्न आता है कितना है, तो 320 ग्राम प्रति वर्ग है। दूसरा, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और दलदली क्षेत्रों का कितना है, ये भी प्रश्न आया, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, 2000 ग्राम प्रति वर्ग प्रति वर्ष पाई जाती है। मतलब देखिए इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है, दूरी भी दिया हिसाब से कह लीजिए, और क्या कहते हैं समय, मतलब एरिया भी दिया है, समय भी दिया है, तब जाके आंकड़ा निकल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कितना एफर्ट लगाए आज दिन में। प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित तत्वों के सकल भार को जैव भार या बायोमास कहते हैं। ये आप जरूरी है याद रखना। अगर आपसे पूछता है कि जैव भार या फिर बायोमास किसको कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है जैव भार का, बायोमास किसको कहते हैं, प्रति इकाई समय में, मतलब समय आ रहा है, प्रति इकाई क्षेत्र में एरिया आ रही है, और जीवित तत्वों के सकल भार को क्या कहते हैं, जैव भार या बायोमास कहते हैं। आगे द्वितीयक में क्या था, द्वितीयक में क्या था कि उपभोक्ताओं द्वारा प्रथम पोषण स्तर, मतलब हरे पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव, ठीक है, प्रथम पोषण स्तर के जीवों के उपयोग, मतलब ये द्वितीयक वाले होते हैं, इनका भी उपयोग करते हैं, उपयोग से उत्पादित जैव भार की दर को द्वितीयक कहते हैं। मतलब प्राथमिक तो समझ गए, प्राथमिक से जो क्या कहते हैं उत्पादन दूसरा करता है उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक कहते हैं। द्वितीयक में क्या आता है देख लीजिए, उपभोक्ताओं द्वारा जिस दर से भोज्य पदार्थों का उपापचय या स्वांगीकरण होता है, द्वितीयक उपभोक्ता, दूसरी परिभाषा हो गई इसकी, यहाँ एक हो गई या फिर या दूसरी हो गई। इसको प्रभावित करने वाले दो कारण कि एक, हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, बदलने की क्षमता देखा जाता है। दूसरा, सौर ऊर्जा की सुलभता या मात्रा को देखी जाती है कि सौर ऊर्जा कितनी मात्रा में सुलभ हो गई, कितनी मात्रा में पर्याप्त की गई, उससे आंकड़ा लगता है कि द्वितीयक उत्पादकता हमारी कितनी है, ठीक है। अब देखिए ये भी टर्मोलॉजी है, कोई लॉजिक नहीं है समझने की, बस देखना पड़ेगा कि अगर पूछता है कि फला एरिया की पारिस्थितिक दक्षता कितनी है, या फिर क्या कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती क्या है, तो एक बार जानना आपको जरूरी है कि आप अगर जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे, या फिर आपको इसी में से कोई टर्मिनोलॉजी निकाल देगा। देखिए यहां से इसको हटा दीजिए, देखिए अब इसको, जीवों द्वारा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर तक ऊर्जा के परिवहन या स्थानांतरण की दक्षता से इसका मतलब है, इसी को दक्षता कहते हैं। अब आपको दे दिया जीवों द्वारा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर तक ऊर्जा के परिवहन या स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन में ये भी दे दिया, जैवभार दे दिया, पारिस्थितिक तंत्र दे दिया, पारितंत्र दे दिया, तो इससे क्या आएगा, आजकल प्रश्न ऐसे ही पूछ रहा है, ऐसे 4 दे देगा और आपको परिभाषा उठा के दे देगा और आपसे इसी तरह से पूछ लेगा।
इसके अंतर्गत पारितंत्र से क्रमिक बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा में ह्रास होता है। अभी मैं आपको लिंडमैन की एनर्जी वाला बताऊंगा, तो आपको यहाँ से उसको लिंक कर लेना, और मैं बता दूंगा कि इकोलॉजिकल इफिशियंसी में क्या था। ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ये भी टर्मोलॉजी देख लेना। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्रमबद्ध स्थानांतरण ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। हमने कहा ना, प्राथमिक और द्वितीयक जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक पोषण स्तर से दूसरे में, उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो। ठीक है। और क्या होता है इकोलॉजिकल सिस्टम में? ऊर्जा का संचयन तथा व्ययन, मतलब इकट्ठा करना और खर्च करना, ऊष्मा गतिकी के दो मूल नियमों पर आधारित होता है। फिजिक्स आपने पढ़ा होगा ना, उसमें क्या है? प्रथम नियम क्या है? ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, पहला नियम वहां था। लेकिन किंतु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन किया जा सकता है। और दूसरी में क्या है? ठीक इसी प्रकार, इसी नियम पर हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उपस्थिति क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगर इसका कोई डायग्राम बनेगा तो इस तरह बनेगा। देखिए, प्रकाश ऊर्जा आपकी परिवर्तित होती होगी इसमें रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, काम क्या कर रहा है? किसकी उपस्थिति जरूरी है यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति अनिवार्य है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो वहां पे संश्लेषण की क्रिया होना जरूरी है। मतलब सूर्य नहीं मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं मिलेगा, तो ये नियम जो है लागू नहीं होगा। ठीक है। और यही ऊर्जा आगे स्थानांतरित एवं रूपांतरित होकर पारिस्थितिकी को गत्यात्मक, मतलब आगे जो है, आगे का जो प्रोसेस होता है इसी ऊर्जा के द्वारा होता है, ये इसको गति प्रदान करती है। दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम में है ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता। बल आपने पढ़ा हुआ है ना कि तब तक क्या कहते हैं, चीजें आगे नहीं बढ़ती। उसी है, उस ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता जब तक कि ऊर्जा का पतन एवं क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। समझने के लिए आगे देखिए, अर्थात ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने में उसकी कुल मात्रा का ह्रास होता है। जाहिर सी बात है, अगर एक से दूसरे में परिवर्तन होगा तो कुछ न कुछ मात्रा का तो ह्रास होगा, लेकिन प्रत्येक आगामी पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। वही लिंडमैन का नियम जो अभी इन चीजों से लिंक हो जाएगा कि मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने के लिए जो हम काम करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अगर हम चल के जा रहे हैं तो हमारी एनर्जी कुछ लॉस होगी। वहीं ये कह रहा है कि थोड़ा सा ऊर्जा का क्षय होता है, किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता जब तक कि ऊर्जा का पतन एवं क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित ना हो। ठीक है। देखिए आगे, ये लिंडमैन का नियम आ गया। लिंडमैन के अनुसार क्या है? उत्पादक मतलब वादप वनस्पति, ठीक है, से अंतिम उपभोक्ता तक, ठीक है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर पिछले स्तर से की गई उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है, शेष ऊर्जा का बाकी ह्रास हो जाता है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। 10% का नियम किसका है? इनका है। क्षय कितना होता है? 10% होता है। यही प्रश्न बार बार एग्जाम में आजकल आ रहा है। ठीक है। पोषण स्तर देखिए, ट्रॉपिक लेवल, किसका कितना पोषण स्तर होता है? जीव जंतुओं का अपना पोषण स्तर अलग होता है। पहले तो इसकी परिभाषा को समझिए। आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग से जीवों के दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है, उसे पोषण स्तर कहते हैं। समझने वाली बातें हैं, जैसे कि उत्पादक स्वपोषी, उत्पादक स्वपोषी, ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे को दो बार हो गया क्या? देखिए, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, हरे पेड़ पौधे। आगे देखिए, आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं, ये उन्हीं के चारों प्रकार हैं। एक में जो है उत्पादक स्वपोषी आता है, उसमें क्या होता है कि ये मैंने 2 बार कर दिया, इसमें होता है कि हरे पेड़ पौधे आते हैं। और दूसरे में क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता विषमापी होता है, इसमें क्या आता है? मांसाहारी आते हैं। एक में जो है उच्च मांसाहारी होते हैं। अभी इसको डिफाइन कर देता हूं मैं थोड़ा सा आगे पेज लेके। देखिए, ये है खाद्य श्रृंखला। ठीक है। इसमें क्या पोषण स्तर बना हुआ है,
चतुर्थ स्तर, तृतीय स्तर, द्वितीय स्तर, प्रथम स्तर। ये वही चीजें हैं जो आपको मैंने पहले बताया था कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पे, द्वितीयक जो है तृतीयक पे। यहाँ ये फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने समझाया कैसे, जैसे घास हो गई, हिरण इसका भक्षण करता है, फिर हिरण को ऊपर कोई ना कोई करता, और ये उच्च मांसाहारी, वो जो पीछे का फिगर था नहीं समझ में आ रहा था, ये हो गया क्या कहते हैं, उच्च मांसाहारी। मांसाहारी से क्या होता है, उच्च मांसाहारी। हरे पेड़ पौधे, फिर मांसाहारी, फिर क्या कहते हैं, उच्च मांसाहारी। ये इसका श्रृंखला होती है आहार की, मतलब खाने का श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला होती है। घास को जैसे ये खाता है, फिर इसको भी ये खाता है, तो ये किस में आ जाता है, ये उच्च मांसाहारी में आ जाता है। उसी में ये है, पेड़ पौधे को देखो टिड्डे नुकसान करते हैं, या फिर हिरण खाता है, फिर उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोज ये करता है, फिर उसको ये खाता है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, हमारी आहार श्रृंखला जो है डेवलप होती है। पोषण स्तर की अन्योन्याक्रियाओं को निम्नलिखित 3 अवधारणाओं में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, द्वितीयक मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी, शाकाहारी। वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं जो भी हमने आपको बताया कि पेड़ पौधे का संबंध टिड्डे से है, टिड्डे का संबंध फिर मेढक से है, और यही ऑर्डर क्रम पूछता है। इसको बताने का मेरा मतलब ये है कि यही ऑर्डर क्रम पूछता है। पेड़ पौधे दे देगा, फिर मेढक दे दिया, बाज दे दिया, टिड्डे दे दिया, चिड़िया दे दिया। अब इसको ऑर्डर क्रम में करना होता है। जब आपको पता होगा कि पहले क्या आता है, स्वपोषी आएंगे पहले, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे भी आएंगे, फिर उनको खाने वाले शाकाहारी आएंगे। देखो यहाँ से उठा के रखो, यहाँ से पेड़ पौधे को यहाँ लेके आओ, ठीक है। उसके बाद फिर इनको खाने के लिए यहाँ एरो में क्या बना हुआ, इनको कौन खा रहा है, टिड्डे खा रहे हैं, सीधा इनको चिड़िया भी खा रही है, ठीक है। और टिड्डों को क्या खा रही है, चिड़िया खा रही है, ये आएगा। उसके बाद फिर इसको क्या खा रहा है, मेढक खा रहा है, ठीक। फिर द्वितीयक मांसाहारी में आ गया, बाज आ गया, जो इन सबको खा रहा है, ठीक। तो यही ऑर्डर क्रम एग्जाम में आपसे पूछता है और आपको व्यवस्थित करना होता है। लेकिन जब आपको पता होगा कि स्वपोषी के बाद शाकाहारी, फिर प्राथमिक उत्पादक आते हैं, फिर द्वितीयक आते हैं, द्वितीयक मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी आते हैं, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हम उसमें कौन कौन से जंतु, कौन कौन से जीव आते हैं, तो उसको ऑर्डर क्रम में आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए आदर्श खाद्य श्रृंखला का उदाहरण, ये वही चीजें सेम है, जो उसके 2 प्रकार होते हैं। आदर्श खाद्य श्रृंखला में क्या आएगा, वही दे दिया आपने, मगरमच्छ। देखिए यहाँ से घास जो है, खरगोश, खरगोश को कौन, लोमड़ी, और लोमड़ी शेर जो है। इसी तरह उसमें ले लो, पानी में ले लो, पानी में प्लॉग को मछली खाती है, और मछली को कौन खाता है, मगरमच्छ खाता है। तो ये मतलब ये स्थल का हो गया और ये जल का हो गया। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, स्थल का दे दिया उठा के या जल का उठा के दे दिया। खाद्य श्रृंखला मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक चारण होती है, दूसरा अपरद होती है। हालांकि कभी पूछा नहीं है लेकिन हमने दे दिया, पूछ भी सकता है। हरे पौधों से प्रारंभ होकर शाक बच्छी जीवों से होते हुए उच्च मांसाहारी जीवों तक जाती है। इसमें सूरज के प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भरता देखी जाती है। दूसरा समझ लीजिए, मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों से अपरद भक्षियों, परभक्षियों में पहुंचती है। इसमें सूरज के प्रकाश पर अप्रत्यक्ष निर्भरता पाई जाती है। मतलब अगर सूरज का प्रकाश नहीं भी होगा तब भी ये श्रृंखला जो है चलती रहेगी, लेकिन अगर सूरज का प्रकाश होगा तभी ये श्रृंखला चलेगी। मतलब क्या कहते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला के लिए प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश बहुत जरूरी है, सूरज का प्रकाश बहुत जरूरी है। अपरद के लिए सूरज का प्रकाश नहीं भी रहेगा तब भी ये श्रृंखला जो है चलती रहेगी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि किस श्रृंखला में प्रकाश की आवश्यकता या प्रकाश की सीधा निर्भरता रहती है। चारण श्रृंखला दे दिया, अपरद दे दिया, ठीक है। और इसी में ये भी दे सकता है, आदर्श दे दिया, इसके आगे कोई दे दिया, खास श्रृंखला पूरा लिख के दे दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि चारण में निर्भरता सीधा होती है और अपरद खास श्रृंखला में निर्भरता सीधे नहीं होती है। प्रश्न यहीं से आपसे पूछ सकता है। देखिए ये चारण का हो गया, चारण का प्रकार हो गया। जैसे घास को कीड़े ने खाया, कीड़े को मेढक ने खाया, मेढक ने सांप को खाया और सांप को चील ने खाया। और क्या कहते हैं फिर इसी की डिपेंडेंसी देखिए, परभक्षी सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव को फिर किसने भक्षण किया, अपरद भक्षी, अपरद भक्षी को क्या कहते हैं, परभक्षी। और ये जो है प्रश्न आया हुआ, यही ऑर्डर क्रम सेम एग्जाम में दिया हुआ था। इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया कि आप कम से कम इस पीपीटी को ले लेंगे और इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो एक अच्छा सा आइडिया आपके सामने बन जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के लिए वो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है और पश्चिमी पिरामिड है।
ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। पीछे हम कुछ पढ़ा रहे थे आपको, वो हमने छोड़ दिया था इसलिए कि हमने कहा आगे से चीजों को लिंक करना। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि प्रकार में ये पिरामिड भी आता है, और पिरामिड में किसका उल्टा बनता है, किसका सीधा बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम आपको आगे क्लास में लिंक करेंगे, क्योंकि ये हमारा चैप्टर, ये हमारा यहाँ का नहीं है। देखिए पहले समझ लीजिए होता क्या है फूड चेन। फूड चेन होता है पारितंत्र में प्रत्येक जीव पोषण स्तर के माध्यम से दूसरे जीव से संबंधित होता है। मतलब प्रत्येक जीव पोषण स्तर के माध्यम से दूसरे जीव से संबंधित होता है। मतलब पोषण स्तर में प्रत्येक जीव किसी न किसी जीव का भोजन बनता है। समझ गए ना, पोषण स्तर में प्रत्येक जीव किसी न किसी जीव का भोजन बनता है, और वो जो जीव होता है वो दूसरे को खाता है। समझ रहे हो, जब दूसरे को जीव खाने वाला बनता है तो वो वाला अनुक्रम क्या कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। लेकिन आगे देखिए, दूसरे अर्थों में पारितंत्र में पोषण व्यवस्था हेतु ऊर्जा सूर्य से मिलती है। ये सबके लिए स्रोत है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया सार्वजनिक स्रोत है। सूर्य से ली जाती है, इससे उत्पादित ऊर्जा निरंतर एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित की जाती है। यह प्रक्रिया भी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। या इसका कोई मतलब नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि क्या कहते हैं, पोषण स्तर में प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव का या किसी अन्य जीव का भोजन बनता है, ये याद रखना होगा। और क्या कहते हैं, इस प्रकार का जीव जो दूसरे जीवों को खाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम खाद्य श्रृंखला बनाते हैं वो जीव मिलके। आगे देखिए जैव संचयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मोलॉजी आप दोनों देख लीजिएगा। जैव संचयन का मतलब होता है प्रदूषकों का एक ही पोषण स्तर पर संचयन बढ़ता जाता है, परंतु दो जीवों एवं प्रजातियों के मध्य जैव संचयन का स्तर अलग हो जाता है। ये टर्मोलॉजी याद, क्या दो जीवों एवं प्रजातियों के मध्य जैव संचयन का स्तर अलग हो सकता है। ये सब मिला के एक प्रश्न बन सकता है अपने आप में कि क्या जो है, क्या कहते हैं, दो जीवों एवं प्रजातियों के मध्य जैव संचयन का स्तर अलग हो सकता है, प्रदूषकों का एक ही पोषण स्तर पर संचयन बढ़ता है, सही हो जाएगा। या फिर इसको भी मिला दिया, इसमें पोषण स्तर के बढ़ने के साथ साथ ये दे दिया, जब आवर्धन में पोषण स्तर बढ़ने के साथ साथ उसकी संचित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि होती है, इसी को दे दिया कमी होती है। आपको देखना रहेगा वृद्धि होती है कमी, जब पढ़ोगे तब जानोगे। फिर दे दिया इसमें जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रदूषण की सांद्रता बढ़ती जाती है। मतलब इसका आशय यहीं से है कि पोषण स्तर के बढ़ने के साथ साथ उसमें संचित जो प्रदूषकों की मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पोषण स्तर पर संचयन बढ़ता है, परंतु दो जीवों प्रजातियों के मध्य जो जैव संचयन का स्तर जो है दोनों का अलग हो जाता है। मतलब प्रदूषण की मात्रा या सांद्रता जो है नहीं बढ़ती है। अब हो गया फूड वेव। फूड वेव क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला रैखिक ना होकर जटिल होता है। समझिएगा पहले, क्योंकि कुछ जीव एक से अधिक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में आपको क्या बताया, ये है कुछ जीव ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही भोजन नहीं करते। जैसे पौधा हो गया, ठीक है, पौधे के टिड्डे खा रहे हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे मेढक हो गया, अन्य चीजों को खा रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ले लीजिए मनुष्य को, ठीक है, मनुष्य क्या कहते हैं, घास फूस वाली चीजें भी खा रहा है, फल भी खा रहा है, मांसाहारी जानवर भी खा रहा है, मतलब वो सर्वाहारी है। क्या कह रहा है कि एक से अधिक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं तथा एक प्रकार का भोजन अनेक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। समझ गए, ऐसी स्थिति में खाद्य जाल का निर्माण होता है। मतलब जब क्या कहते हैं, एक प्रकार का भोजन अनेक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में खाद्य जाल का निर्माण होता है। या एक ही जीव कई तरह के पदार्थों को खाते हैं तब खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला समान एवं रेखीय न रहकर परस्पर अंतर संबंधों का कारण अतिव्यापी खाद्य श्रृंखला से उलझ जाती है। वही जो उलझा हुआ फिगर मैंने दिखाया था, ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, वो उनको खाते हैं, ठीक है, ये वही चीजें लिख दिया गया है कि उलझ जाती है। खाद्य जाल की जटिलता जैव विविधता का सूचक होती है। खाद्य जाल जितनी जटिल होगी वो बताएगी कि जैव विविधता वहां की कितनी जटिल है। खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी किंतु बहुमार्गों से होता है। जब एक ही चीज को, एक ही जीव जो कई चीजों को खाएगा, ठीक है, तो ऊर्जा क्या कहते हैं, कई दिशाओं से आएगी, ऐसा नहीं कि एक दिशी होगा। खाद्य जाल में जीवधारियों को वैकल्पिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध रहते हैं, जिससे पारितंत्र में अधिक स्थिरता की संभावना बनी रहती है। ये देखिए खाद्य जाल का फिगर, वही चीजें उठा के हमने यहाँ, पौधा है, टिड्डा इसका भक्षण कर रहा है, फिर इसका मेढक कर रहा है, इसका बाज कर रहा है। लेकिन टिड्डे को देखो मेढक के साथ साथ चिड़िया भी खा रही है, चिड़िया को कौन खा रहा है, बाज भी खा रहा है। अब यहाँ इसको ले लीजिए,
बाज जो है इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, मेढक को भी खा रहा है, समझ गए। और सीधा भी इसको चूहे को खा जा रहा है। तो ये जो है मिलके क्या बनाता है, एक खाद्य जाल बनाता है। मतलब एक जीव कई पदार्थों का भक्षण करता है, या एक पदार्थ कई जीवों द्वारा भक्षण किया जाता है, वो मिलकर क्या बनाता है, एक खाद्य जाल बनाता है। अब आ गया इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले तो ये याद कर लीजिएगा, सर्वप्रथम 1927 में चार्ल्स एल्टन ने इसकी संकल्पना दी थी। ये प्रश्न यहीं से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। इनका नाम ही था चार्ल्स एल्टन, इसीलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। प्रथम पोषण स्तर को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों को चित्र द्वारा निरूपित किया जाए। तो पिरामिड आकार देखो, मैंने चित्र बना दिया, जो लिखा है हमने इसलिए आपको बना दिया कि आपको समझ में। अभी इसके आगे सारे पोषण स्तरों का चित्र फिगर बना देंगे, ताकि इससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि जो है क्या चीजें कैसी है। देख लीजिए, ये देखिए, ये 3 प्रकार का होता है, संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा, और यही परीक्षा में बार बार आता है। इस पूरे टॉपिक में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, और ये सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि यहाँ से प्रश्न जो है बार बार आता है। कैसे प्रश्न बनता है, देखिए आप पहले इसको समझिए, संख्या पिरामिड को। इस पिरामिड में उत्पादकों तथा क्रमिक रूप से बढ़ते पोषण स्तरों की जीवों की संख्या के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, किसके मध्य, उत्पादकों तथा क्रमिक रूप से बढ़ते पोषण स्तर। मतलब इन दोनों को आप अगर इसको और शार्ट में बनाना चाहें फ्रेम, तो आप ये दोनों रख लीजिए और बीच में लिख दीजिए कि इनके संबंधों को दर्शाया जाता है। ये आपका माइंड में बन जाएगा। आगे जाएंगे, संख्या पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों होता है। तो आपको ये देखना है कि होता क्या है, सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। ठीक है, उदाहरण, घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारितंत्रों के जैव संख्या पिरामिड सीधे तथा एक वृक्ष का जैव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक की संख्या मात्र 1 है, लेकिन घास वगैरह में उत्पादक की संख्या कितनी है, अधिक हो जाती है। इसलिए सीधा भी बनता है, उल्टा। आपको बस ये याद रखना है, सीधा और उल्टा किसका बनता है, संख्या का। कभी कभी पूछता है किसका सिर्फ सीधा बनता है, किसका सिर्फ उल्टा बनता है। ये देखिए, ये इनका पोषण स्तर है। ठीक है, ये वृक्ष का पोषण स्तर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जड़ों से जो है क्या कहते हैं, सारी चीजों का संचयन कर रहा है, और ये घास के मैदान का हो गया। ठीक है, सब में क्या कॉमन है, ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, सूर्य से मिल रही है। ठीक है, प्रकाश सबको चाहिए। ऊर्जा पिरामिड देखिए, ऊर्जा पिरामिड में किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम को क्या कहते हैं, इसका भी फिगर दिखा दे रहे हैं, ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय समय पर प्रयोग लाई गई ऊर्जा की कुल मात्रा को व्यक्त करता है ये ऊर्जा पिरामिड। और कितनी कैलोरी, कितना काम हुआ, कितना क्षेत्रफल हुआ, मतलब समय और क्या कहते हैं, एरिया, दोनों में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादकों द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है एवं उत्तरोत्तर बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी ह्रास होता जाता है, और उच्चतम पोषण स्तर में न्यूनतम ऊर्जा उपयोग की जाती है। इसलिए इस ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, सदैव सीधा होता है। अब पीछे वाले स्लाइड पे आइए और यहाँ लिखिए जो है इसका पिरामिड क्या होता है, ऊर्जा का सदैव सीधा होता है। ठीक है, इसका जो है उल्टा सीधा दोनों होता है, और ऊर्जा का सदैव सीधा होता है। ठीक, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर आपसे ऊर्जा का बार बार पूछता है कि किसका पिरामिड सदैव सीधा होता है, आपको बताना होगा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जैव संख्या पिरामिड का मात्रक, जैव संख्या भार पिरामिड का मात्रक कभी कभी पूछा हुआ एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखा द्रव्यमान प्रति क्षेत्रफल, इसका वैयक्तिक प्रति क्षेत्रफल, और इसका किलो जूल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है, इसलिए मैंने लिख दिया। कभी कभी एग्जाम में आया है, पहले परीक्षा में आया हुआ है, अब हाल ही में ये एग्जाम्स में नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने मेंशन कर दिया कि हो सकता है आपसे मैच करने के लिए पूछ ले, या एक आध का पूछ ले आपसे। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिएंट लेवल, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, पारितंत्र में पोषक तत्व तो कभी कभी समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, बल्कि पुनः चक्रित हो जाते हैं, मतलब दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो अनंत काल तक चलते रहते हैं। मतलब पोषण चक्र में पोषण जो है क्या होता है, पोषक तत्व तो चलते रहते हैं। ठीक है, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को ही पोषण चक्र कहते हैं, और ये पोषक तत्व का जो क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस चलते रहना है या फिर चक्रित होते रहना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण चक्र। आपसे कोई पूछता है, आप सीधा बताना पोषक तत्व समाप्त। कभी क्या होता है, जैसे आपने कोई पोषक तत्व लिया और वो वहीं पे डिग्रेडेबल हो गया,
खत्म हो गया। लेकिन कुछ पोषक तत्व तो ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं, जो पुनः चक्रित होते रहते हैं, अनंत काल तक चलते रहते हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। सजीवों को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए अनेक रासायनिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी से रिलेट करिए, पौधे कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। लेकिन दूसरा, जबकि अन्य जटिल पदार्थों के संश्लेषण के लिए उन्हें आवश्यक तत्वों एवं पोषक तत्वों की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। तो क्या करते हैं, कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये देखो, कुछ तत्वों की सूक्ष्म मात्रा जैसे जिंक, तांबा, मॉलिब्डेनम आदि की आवश्यकता भी होती है। जब रोग पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर करेंगे कि किन किन पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, और कम होगा तो क्या होगा। आगे देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र पूछा हुआ है एग्जाम में, तो परिभाषा भी आप देख लीजिए। जैव भू रासायनिक चक्र बड़े क्षेत्रीय या भूमंडलीय स्तरों के लिए प्रयोग किया जाता है। पोषण चक्र का बृहद रूप है, जिसके द्वारा अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है तथा अंत में ये तत्व पुनः अजैविक प्रावस्था में आ जाते हैं। क्या होता है, पोषक चक्र आपका दो प्रकार का होता है, एक गैसीय चक्र होता है और एक अवसादी चक्र होता है। गैसीय चक्र में ऑक्सीजन, कार्बन, जल और नाइट्रोजन चक्र आता है। अवसादी चक्र में फास्फोरन और सल्फर चक्र आता है। अब इन चक्रों को हम अलग अलग से, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि पोषक चक्र के ये प्रकार है। और पोषण चक्र में जैसे वर्षा होती है, जैसे जल चक्र है, तो जल क्या कहते हैं, जल का चक्र कैसे चलता है। अब चक्र का मतलब समझिए, चक्र का मतलब होता है, अगर जल कहीं से उत्पादित होता है, जैसे वर्षा से जल अगर आता है, वर्षा से जल क्या कहते हैं, जमीन पर आता है, लेकिन यही जल कैसे, चक्र तभी बनेगा ना जब चक्र वापस होगा। तो वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा ये जल जो है क्या कहते हैं, फिर वापस चला जाता है। ठीक है, ऐसे अन्य चक्र हैं कि कार्बन क्या कहते हैं, कहाँ से उत्पादित होता है और कैसे इसका साइकिल चलता है, नाइट्रोजन का कैसे चलता है, ऑक्सीजन का कैसे चलता है। तो इन चक्रों को बस एक क्लास में मैं सारे चक्र डिस्कस कर दूंगा और आप कभी नहीं भूलोगे। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये टर्मोलॉजीज की क्लासेस हमारी क्या कहते हैं, लगभग मुझे लग रहा है खत्म हो गई हैं। टर्मोलॉजीज के अलावा जो अगला क्लास मेरा अभी टर्मोलॉजीज पड़ेगी आपको, उसमें क्या कहते हैं, जैवभार में। जैवभार का एक पूरा क्लास है। जब जैवभार का क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे लग रहा है फिर आ जाएगी डिस्क्रिप्टिव चीजें, जहाँ से प्रश्न ज्यादा आता है। वहां पे सिर्फ समझने की चीजें रहेंगी। जैसे यहाँ आपको हम समझा नहीं सकते, यहाँ आपको हम ये बता सकते हैं कि आप इन चीजों को देख लीजिएगा। समझाने वाली चीजें जो हुई समझा दिया, जहां से प्रश्न आते हैं हमने बता दिया कि जैवभार का पिरामिड सीधा किसका होता है, किसका उल्टा होता है, और चक्र कितने प्रकार के होते हैं, चक्र होता क्या है, चक्र पढ़ने का मतलब क्या हो गया। आज कि जैसे अभी हमने आपको पोषक चक्र बताया, देखिए इससे आप लिंक करिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या कहते हैं, पोषण चक्र बताया। हमने कहा कि कुछ पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। ये उसी का एग्जाम्पल है, जल चक्र का, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र। जैसे मैंने कहा ना कि पानी हमको क्या कहते हैं, वर्षा द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन वाष्पीकरण द्वारा फिर जाता है, फिर वर्षा द्वारा आता है, फिर वाष्पीकरण, मतलब ये क्रिया अनंत काल तक चलती रहती है। अनंत काल तक चलने में कौन कौन सा रोल होता है, मदद करता है। ऐसे तो चलती नहीं है, चलती कैसे है फिर। पानी का वाष्पीकरण कब होता है ये समझना पड़ेगा। वाष्पीकरण कब होता है, जब सूर्य ताप की मात्रा पड़ती है, जब क्या कहते हैं सूर्य का टेम्परेचर पड़ता है, तब वाष्पीकरण होता है। या फिर और कौन कौन से घटक है जो इसको प्रभावित करते हैं पुनर्चक्रण में। इन चीजों को पढ़ने के लिए पूरा चक्र हम आपको बताएंगे। फिलहाल क्लासेस का जो है पीडीएफ आपको इसी के मतलब क्या कहते हैं थंबनेल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थंबनेल के नीचे लिंक में आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या ले लीजिएगा, या टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप इस पे एक अच्छे नोट्स अपने आप से भी तैयार करके बना लोगे। उसके अलावा जो चीजें हमारी अदर चल रही है, जैसे हमारा टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है, तो आपको वहां से टेस्ट मिल जाया करेगा और उसकी डिस्कशन क्लास हो रही है बढ़िया। 140 प्रश्न का क्या कहते हैं डिस्कशन हो रहा है टीचर द्वारा अन्य माध्यम से। तो उसको क्या कहते हैं वो जो है अच्छे से आपको समझाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अदर टीचर्स द्वारा हमारे बैचेज चल रहे हैं, जो आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है आरओ का, तो उसमें वो आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। तो कोशिश ये करना है कि आपको टीचरों के माध्यम से, मैं अपनी फ्री क्लास के माध्यम से आपको पूरी की पूरी क्लास देने का प्रयास करूंगा, ताकि क्या कहते हैं आपको परीक्षा में कोई समस्या
ना हो। धन्यवाद। आ जाओ भैया। चले गए क्या?